Hey everyone, welcome back to my channel. Today's video is all about facial hair removal. मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके फेस के लिए मैं कंबाइन करती हूँ थ्रेडिंग और वैक्सिंग को फॉर द मोस्ट इफेक्टिव, जेंटल एंड क्लीन रिजल्ट्स. And that's what you're gonna see in this video. So आराम से grab a cup of tea, sit back and let's walk through the process together. तो आप सोच रहे होंगे कि थ्रेडिंग और वैक्सिंग को कंबाइन करने की क्या ज़रूरत है, एक ही चीज़ के साथ या एक ही मेथड के साथ आप फुल फेस क्यों नहीं कर सकते. हियर्स द थिंग, हमारे फेस के अलग अलग एरियाज़ की सेंसिटिविटीज़ अलग अलग होती हैं. तो आईब्रोज़ के अराउंड, हमारी आइज़ के नीचे और चीक्स के कुछ पार्ट की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है और उसके लिए थ्रेडिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन. क्योंकि थ्रेडिंग एक कंट्रोल्ड मेथड है, उसके साथ जो स्किन है वो पुल नहीं होती और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू शेपिंग योर ब्राउज आई थिंक दैट इज़ द बेटर ऑप्शन. मीनवाइल जो एरियाज़ हैं जैसे हमारी जॉ लाइन है, फोरहेड है और साइड बर्न्स हैं, वो एरियाज़ सॉफ्ट वैक्स को बेटर टॉलरेट कर सकते हैं, स्पेशली क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बाल होते हैं एंड इट्स बेटर टू हैव अ क्विकर क्लीन अप. So I think waxing is a good option for those areas. So आज के facial hair removal session में आप देख पाएंगे कि मैं किस तरह से ये दोनों methods को apply करके पूरा face और neck clean करती हूँ. तो सबसे पहले मैं हमेशा prefer करती हूँ कि eyebrows को shape किया जाए and that's what I'm doing here, threading the eyebrows. तो सबसे पहले मैं trim करती हूँ जो भी extra length होती है बालों की. सबसे पहले मैं आईब्रोज़ को ऊपर की तरफ ब्रश करती हूँ और जो भी एक्स्ट्रा हेयर हैं उनको मैं कट कर देती हूँ और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रश करके जो एक्स्ट्रा हेयर नीचे की ओर दिखते हैं उनको भी ट्रिम कर देती हूँ और उसके बाद वापस आईब्रोज़ को ऊपर की तरफ ब्रश करके आपको दिख सकती है कि जो शेप आ रही है उसमें कुछ एक्स्ट्रा लेंथ तो नहीं है. एंड देन यू कैन स्टार्ट विद द थ्रेडिंग. ट्रिमिंग करने के बाद आई स्टार्ट विद थ्रेडिंग और उसके लिए सबसे पहले मैं करती हूँ जो राइट साइड का आईब्रो है उसका टॉप और उसके बाद लेफ़्ट आईब्रो का टॉप एंड देन द मिडल पार्ट. एंड वंस आई एम डन डूइंग दैट फिर बारी आती है लेफ़्ट आईब्रो का बॉटम पार्ट करने की और उसके लिए क्लाइंट जो है वो अपने आईब्रो एरिया को स्ट्रेच करता है बाय पुलिंग इट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. स्किन जो है बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है, उसके साथ पेन भी कम होती है और हेयर को रिमूव करना भी इजी हो जाता है. और एक बात, इस स्टेप से पहले आप मैपिंग कर सकते हो जस्ट टू मेक श्योर कि जो सिमेट्री है वो मेंटेन रहे, एक आईब्रो ऊपर और एक नीचे ना हो जाए. उसके लिए आप मैपिंग थ्रेड यूज़ कर सकते हो या आप आईब्रो पेन भी यूज़ कर सकते हो. उसके साथ आप लाइंस ड्रॉ करके या डॉट्स को कनेक्ट करके एक गाइडलाइन ड्रॉ कर सकते हो. उसके साथ आपको थ्रेडिंग करना बहुत इजी हो जाएगा और आईब्रोज भी इवन रहेंगे. ये एक छोटी सी टिप थी जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है. जब आईब्रोज़ आपने थ्रेड कर दिए उसको फिर से आप अच्छे से ब्रश करके देखें और मेक श्योर करें कि कुछ एक्स्ट्रा लेंथ तो नहीं है. अगर है तो उसको ट्रिम कर दें, अगर नहीं है आप प्रोसीड कर सकते हो विद द नेक्स्ट एरिया. और मैं करूँगी अंडर द आई पार्ट को थ्रेड. और इस एरिया के लिए आप क्लाइंट को ऐसे पुल करने के लिए कह सकते हो क्योंकि उसके साथ जो ये एरिया है ये स्ट्रेच हो जाता है और तकलीफ़ कम होगी क्योंकि ये ज़्यादा पेनफुल नहीं है बट ये एक स्टिंगिंग टाइप पेन देता है जो कि कुछ टाइम के लिए होती है. इट्स नॉट टू ट्रॉमेटिक टू द स्किन. फेस का ये जो एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होता है. मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि इस एरिया पे मैं वैक्स ना करूँ सो दैट स्किन जो है वो लिफ्ट ना हो. थ्रेडिंग के साथ इस एरिया को ना तो रिस्क है बर्न होने का और ना ही ओवर एक्सफोलिएट होने का. इस एरिया में बहुत थिक हेयर या ज़्यादा हेयर ग्रोथ नहीं होती. यहाँ पे जस्ट एक सॉफ्ट पीच फज़ की लेयर होती है जो कि थ्रेड आराम से रिमूव कर देता है. इस एरिया को थ्रेड करना ही एक अच्छी ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू मी. इस एरिया को करने के बाद इसको क्लीन किया एंड नाउ विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट जोन जो कि है हमारे साइड बर्न्स. और अब इससे आगे जो भी एरियाज़ होंगे उन पर मैं वैक्सिंग ही करूँगी.
सो ये जो एरिया है ये हेयर लाइन के बहुत नज़दीक है, इसलिए सबसे पहले हम जो सर के बाल हैं उनको बिल्कुल अच्छे से आउट ऑफ द वे कर लेंगे। उसके लिए मैं स्पूली का जो बैक एंड है उसको यूज़ करती हूँ। उससे बहुत अच्छे से सारे बाल वो जो हेड बैंड पहना हुआ है उसके अंदर चले जाते हैं और जो कुछ भी पीछे बचता है उस पर हम वैक्सिंग कर सकते हैं। सो इट जस्ट गेट्स अ लिटिल मोर ईजियर एंड इन कंट्रोल। और वैक्स करने से पहले हमेशा पाउडर अप्लाई करें क्योंकि वो एक्ट करता है एज अ बैरियर बिटवीन द स्किन एंड द वैक्स। तो आप जब अप्लाई करोगे वैक्स तो वो सीधा जाकर स्किन पर नहीं चिपकेगी, क्योंकि उसके साथ देयर इज़ अ डेंजर कि आप स्किन को भी लिफ्ट कर लोगे। सो पाउडर अप्लाई करने से स्किन को बहुत प्रोटेक्शन मिल जाती है। और आप जब भी फेस वैक्स करते हो तो आप ट्राई करो कि आप छोटे छोटे सेक्शंस में करो। उसका रीज़न ये है कि हमारे जो फेस के बाल हैं बहुत अलग अलग डायरेक्शंस में ग्रो करते हैं, एंड जो वैक्सिंग की सही टेक्निक है इट्स ऑल अबाउट फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ द हेयर। सो वैक्स को अप्लाई करना है हमने इन द हेयर ग्रोथ डायरेक्शन और उसको पुल करना है अगेंस्ट इट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो ईयर के नीचे सेक्शन है छोटा सा, इसके जो हेयर हैं वो साइडवेज ग्रो कर रहे हैं और जो रेस्ट ऑफ द एरिया है उसका हेयर ग्रोथ डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स। सो उसी के हिसाब से हम वैक्स को अप्लाई करेंगे और पुल करेंगे। सो वैक्सिंग एक तरह की एक्सफोलिएशन भी है, क्योंकि जब हम वैक्स अप्लाई करके उसको रिमूव करते हैं तो उसके साथ ना सिर्फ हमारे जो स्किन के ऊपर बाल हैं और पीच फज़ है, ना सिर्फ वो बट उसके साथ साथ ये डेड स्किन सेल्स को भी पुल कर लेती है और उसके साथ जितनी भी हमारी स्किन के ऊपर ड्राइनेस या डलनेस है वो सारी ख़त्म हो जाती है और पीछे बचती है बहुत ही स्मूथ और ब्राइट स्किन। बोनस टिप, क्योंकि वैक्सिंग एक्सफोलिएट करती है तो रेकमेंड किया जाता है कि आप नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स तक कोई भी एडिशनल एक्सफोलिएंट्स यूज़ ना करें अपनी स्किन पर, क्योंकि उसके साथ स्किन पर इरिटेशन हो सकती है और आपकी स्किन ओवर एक्सफोलिएट हो सकती है, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन। वैक्सिंग करने से पहले आपको क्लाइंट से ज़रूर पूछना है कि कहीं वो रेटिनॉल तो नहीं यूज़ कर रहे, बिकॉज़ अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो आप वैक्सिंग ना करें, क्योंकि उसके साथ स्किन ग्रेजिंग के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और फिर जो स्किन की टॉप लेयर है आप उसको लिफ्ट कर लोगे और उसका स्कार जो है काफ़ी दिनों तक नहीं जा पाएगा। अच्छा, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि माउथ एरिया के अराउंड बहुत थिक हेयर ग्रोथ हो जाती है और वो कहीं कहीं पे होती है। उन बालों को हार्मोनल हेयर कहा जाता है। वो यूजुअली होते हैं जब किसी के हार्मोन्स बैलेंस में ना हों। तो उन बालों पर अगर वैक्सिंग काम नहीं कर रही तो आप थ्रेड या ट्वीज़र्स की हेल्प ले सकते हो। अब हम बात करते हैं आफ्टर केयर के बारे में। पोस्ट हेयर रिमूवल केयर इज़ सो इम्पॉर्टेंट। चाहे आपने फेस पर वैक्सिंग करवाई है या थ्रेडिंग करवाई है और या डर्माप्लेनिंग करवाई है, आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि अपने फेस को बार बार टच करना अवॉइड करें। हमारी आदत होती है कि जब भी हम कुछ नया ट्रीटमेंट या प्रोसीजर करवाते हैं तो हमें अपनी स्किन को बार बार टच करके देखने का मन करता है। सो इस केस में उस चीज़ को अवॉइड करना है। और अगर बाय चांस आप नहीं अवॉइड कर पा रहे तो आप मेक श्योर करें कि अच्छे से हैंड्स वॉश करें और उसके बाद स्किन को टच करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्किप मेकअप फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स। इसका रीज़न है क्योंकि इस टाइम पर जो स्किन है बहुत ही सेंसिटिव स्टेट में है, इसलिए किसी भी तरह की इरिटेशन ना हो, तो उस वजह से आप बेटर है कि मेकअप को अवॉइड करें फॉर फर्स्ट 24 आवर्स। सन में एकदम से जाने से चांसेस ऑफ सनबर्न, हाइपरपिगमेंटेशन, इरिटेशन और रेडनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इंटेंस वर्कआउट से जो स्वेट आएगा उसकी वजह से भी हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो इरिटेट हो सकते हैं और स्वेट के साथ बैक्टीरिया का पोर्स में एंटर होने का बहुत ज़्यादा चांस है, तो उसकी वजह से स्किन डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्किन के ऊपर आफ्टर गेटिंग एनी ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स आप बहुत जेंटल कूलिंग प्रोडक्ट अप्लाई करें, ज़्यादा हैवी प्रोडक्ट्स अप्लाई ना करें और मॉइस्चराइज़र भी फ्रेग्रेंस फ्री हो तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा।
सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है फॉर द फर्स्ट 24 to 48 आवर्स राइट आफ्टर गेटिंग योर हेयर रिमूव्ड। सो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने मोस्टली सारे पॉइंट्स जो हैं थ्रेडिंग और वैक्सिंग के रिलेटेड वो कवर कर लिए हैं, बट स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं या कोई कन्फ्यूजन है या कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। बहुत से क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जिनको वैक्सिंग बिल्कुल भी नहीं सूट करती, इसलिए उनके फुल फेस पर थ्रेडिंग की जाती है। कई बार वो किसी न किसी टाइप की मेडिकेशन के ऊपर होते हैं और कुछ केसेस में वो रेटिनॉल यूज़ कर रहे होते हैं एंड कईयों की नेचुरली स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो उनको वैक्सिंग सूट नहीं करती। एंड देन कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होती हैं जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वैक्सिंग को टॉलरेट करती है, सो वो फुल फेस वैक्सिंग भी करवाते हैं। सो एज एन एस्थेटिशियन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एनालाइज करना है स्किन को कि कौन सा मेथड कैसे स्किन टाइप के लिए सही होगा। और यहाँ पे मैं इस वैक्स स्ट्रिप के साथ पूरे फेस पर ट्राई कर रही हूँ कि अगर कोई भी वैक्स का रेजिड्यू बचा हुआ है उसको ये लिफ्ट कर ले। एंड वंस आई एम डन डूइंग दैट मैं फेस पर स्प्रे करूँगी रोज़ वाटर और उसके बाद अपने हैंड्स वॉश करके मैं एक बहुत जेंटल सी फेस मसाज दूँगी विद अ गुड मॉइस्चराइज़र एंड लास्ट में सनस्क्रीन अप्लाई करके इस सर्विस को फिनिश करूँगी। Alright friends, so thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा and don't forget to subscribe for more skincare and beauty related tips. And I will see you in the next video. Until then, take care. Bye bye.